नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर जुम्मे की नमाज से बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसे लेकर मस्जिद के शाही इमाम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो इसका समर्थन नहीं करते। उन्होंने कहा कि मस्जिद ने विरोध का कोई आहवान नहीं किया था। इसके साथ ही उन्होंने इसमें AIMIM के लोगों के शामिल होने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि विरोध करने वाले लोग कौन हैं। मुझे लगता है कि वे ओवैसी के लोग हो सकते हैं। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर वे विरोध करना चाहते हैं तो वे कर सकते हैं, लेकिन हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। उधर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की DCP श्वेता चौहान ने बताया कि जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज में तकरीबन, आपको बता दें कि 1500 लोग इसमें शामिल हुए थे। इसके बाद करीब 300 लोगों ने मस्जिद के बाहर आकर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और इस बीच नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले AIMIM के 30 कार्यकर्ताओं को दिल्ली की अदालत ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से कल पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी दी गई थी, उसके बाद कल जो दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। तो जिन लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या उन लोगों की पहचान हो गई है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई है? एक बार पूरी अपडेट विस्तृत रूप में दीजिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद के लिए लगातार कहीं ना कहीं टिप्पणी की गई थी, यानी कि नुपुर शर्मा के द्वारा और यहाँ तक कि अन्य कह सकते हैं नवीन जिंदल के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं विरोध भी किया जा रहा था कि इस तरीके के बयानबाजी क्यों दिए गए भाजपा नेता की तरफ से। और यहाँ तक कि नवीन जिंदल की बात करें या फिर नुपुर शर्मा की बात करें तो उनके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज हो चुकी है, उनके ऊपर कार्रवाई की भी की जा रही है। केंद्र भाजपा की जो कसते भाजपा की तरफ से भी उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है। मगर तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं अलग है, अपनी कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह पर है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कल दिल्ली के जामा मस्जिद पर लगभग जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए लगभग 1500 के करीब लोग इकट्ठे हुए थे, और उसके बाद में लगभग 300 लोग की जो थे वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और लगभग उसमें से 30 लोगों की जो दिल्ली पुलिस ने शिनाख्त भी कर ली गई है और उनको अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया गया था। यहाँ तक कि उनको कैसे 3 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। मगर लगातार कहीं ना कहीं इस विवाद को लेकर ये विवाद जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। AIMI की तरफ से बात करें तो वहां से भी कहीं ना कहीं लगातार ये कहा जा रहा था कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद के जो इमाम हैं उन्होंने बेशक ही इनका समर्थन करने से मना कर दिया, ये जरूर कहा कि आप अपना विरोध जरूर कर सकते हैं, चाहे प्रदर्शन के माध्यम से किसी भी तरीके से, मगर हम लोग आपके साथ नहीं है। हम यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के जामा मस्जिद की, तो दिल्ली के जामा मस्जिद के अंदर लगभग 1500 लोग थे। उन 1500 लोगों में से सिर्फ 300 ही लोग जो ऐसे थे जिन्होंने जुम्मे की नमाज खत्म होने के बाद में जैसे ही बाहर आए और आते ही उन्होंने जैसे नारेबाजी लगाई, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जरूर सवालिया खड़ी दिल्ली पुलिस के ऊपर जरूर सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आया। मगर दिल्ली पुलिस की DCP की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की और तुरंत ही एक्शन लिया गया। और एक्शन के अंदर जो 30 लोगों की जो पहचान की गई वो AIMI की तरफ से बताए जा रहे थे कि उनके कार्यकर्ता है, मगर अभी तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से उन 30 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था और 30 लोगों को ही 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। जी राजीव, अगर बात की जाए जिस तरीके से कल दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आई, तो क्या लग रहा है इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है कि एक ही दिन में और एक ही विवाद को लेकर इतनी जगहों पर देश के कोने कोने से आपने देखा होगा कि प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही थी, तो एक ही दिन में ये सारी चीजें सारे राज्यों से सामने आ रही थी, तो इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से विवादित बयान दिया गया था,
वो अपनी जगह पर है, उसके ऊपर पुलिस प्रशासन की तरफ से या फिर क्या कोर्ट की तरफ से बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा की तरफ से बात करें तो भाजपा की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। मगर यहाँ पर कल दिल्ली के जामा मस्जिद की बात करें या फिर तमाम राज्यों की बात करें, इसी तरीके का जो किसका आलम किसका दृश्य था वो जरूर देखने को मिला, क्योंकि कल जुम्मा था और जुम्मे की नमाज के बाद में जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया गया, यहाँ तक कि हर मस्जिद के बाहर कहीं ना कहीं इसको ये लेकर विवादित बयान भी दिए गए, नारेबाजी भी की गई। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं इस कहते हैं जो बयान दिया गया था, विवादित बयान दिया गया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब चुनाव है और उसके मद्देनजर रखते हुए इस तरीके के भाजपा को घेरने की कोशिश की जाए कि भाजपा के जो नेता है वो इस तरीके के बयान देते हैं और पैगंबर मोहम्मद के या फिर क्या है किसी भी धर्म के बारे में किसी को भी बोलने का इतना अधिकार नहीं है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कल सारे दिन ये कार्रवाई देखने को मिली और लगातार दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी इसी तरीके की कार्रवाई देखने को मिली और लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती जरूर बरती गई, मगर पुलिस को भी इस चीज का अंदेशा नहीं था कि इस तरीके से पूरे देश के अंदर प्रदर्शन किए जा सकते हैं। जामा मस्जिद की बात करें या फिर और मस्जिदों की बात करें तो तमाम मस्जिदों पर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने या फिर कहें और राज्य की पुलिस ने अपनी सख्ती जरूर बढ़ा दी गई कि जिन कुछ लोगों को जो गिरफ्तार किया गया उनको लिए कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं उनको रिमांड पर भी जरूर भेजा गया। मगर ये विवादित बयान जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति के कैसे चुनाव के मद्देनजर रखते हुए राजनीति की जा रही है। तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि राजनीति जरूर की जा रही है, मगर काफी लोग ऐसे भी हैं जो मुस्लिम समुदाय के हैं वो इसके कहीं ना कहीं कैसे पक्ष में नहीं है, बल्कि मैं इसको कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया के आधार पर देखते हैं, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि कानून अपने काम करेगा और जो कह सकते हैं जनता है वो अपना काम करेगी। मगर कहीं ना कहीं उसका विरोध भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसके पक्ष में भी नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के जामा मस्जिद की, तो वहां पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई और 30 लोगों को दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी किया गया, तो उससे साफ जाहिर है कि दिल्ली पुलिस अपनी जगह पे काम करती हुई नजर आ रही है। मगर जो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो बयान दिया गया उससे भी कहीं ना कहीं काफी लोग जो मुस्लिम समुदाय के हैं वो जरूर नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजीव, अगर बात की जाए मस्जिद के जो जामा मस्जिद के शाही इमाम है उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि AIMIM के जो कार्यकर्ता है इसमें शामिल है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम की, तो शाही इमाम से जिस तरीके से हमने भी बात करने की कोशिश करी थी, उन्होंने ये कहा था कि जो बयान है उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जनता तक पहुंचा दिया गया। मगर जो कह सकते हैं AMI के ये की तरफ से जो लगातार कहीं ना कहीं आवाज उठाई जा रही थी और उनसे अपील भी की गई थी कि दिल्ली के जामा मस्जिद के जो इमाम है वो उनका समर्थन करे, मगर उन्होंने समर्थन करने से मना कर दिया। उन्होंने ये जरूर कहा था कि आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं मगर जामा मस्जिद के अंदर नहीं कर सकते हैं और जामा मस्जिद से बाहर जाकर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से कल जुम्मे की नमाज थी और उसके बाद में जब प्रदर्शन किया गया तो उसके कहीं ना कहीं नारेबाजी लगाई गई और यहाँ तक कि भाजपा के खिलाफ कहीं ना कहीं काफी हद तक नारेबाजी भी देखने को मिली। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम की, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर इसका समर्थन करने से मना कर दिया गया। जी राजीव, अगर बात की जाए जिस तरीके से कल प्रदर्शन हुआ, इतने बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन हुआ जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है जामा मस्जिद के बाहर आए और ये प्रदर्शन किया गया, तो जिस तरीके से लगातार देश की हालत जो है एक तरीके से नाजुक बनी हुई है, लगातार आए दिन हम सुनते हैं कि यहां प्रदर्शन हुआ वहां प्रदर्शन हुआ है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि देश की हालत जो है नाजुक बनी हुई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस समय पे जब इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा था तो उस समय पे दिल्ली सरकार कहां पर थी, कहां पर थी जब पता है कि देश में इस तरीके के हालात बन रहे हैं, इस तरीके का माहौल देश में बना हुआ है, तो दिल्ली सरकार को क्या इसके बारे में कोई खबर नहीं थी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली के जामा मस्जिद की जब प्रदर्शन किया गया तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को भी इस चीज का अंदेशा नहीं था कि वो वहां पर प्रदर्शन करेंगे और लगातार कहीं ना कहीं नारेबाजी की जाएगी। मगर जैसे ही दिल्ली पुलिस को एक्शन में आई और उसके बाद में अरेस्टिंग भी की गई, मगर इन तमाम गतिविधियों के बीच में दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया और ना ही दिल्ली सरकार की यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी नेता सामना आकर ना तो इसका विरोध करते हुए नजर आया और ना ही इसके पक्ष में बोलते हुए नजर आया। मगर यहाँ पर जिस तरीके से विवादित बयान की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा को जरूर घेरा जा रहा है, क्योंकि भाजपा के जो बड़े दो नेता थे यानी कि नवीन जिंदल की बात करें या नुपुर शर्मा की बात करें तो इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जा रही है और जिन लोगों ने विवादित बयान दिया था उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं भाजपा भी इस पल्ले से इस मैटर से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और दिल्ली सरकार तो बिल्कुल भी सामने आकर बोलना नहीं चाह रही है। तो कहीं ना कहीं इस मैटर से कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की जरूर कोशिश की जा रही है। मगर देखना होगा दिल्ली पुलिस की जो FIR जिसमें दर्ज हुई है नुपुर शर्मा के खिलाफ
खिलाफ या फिर नवीन जिंदल के खिलाफ, उसके अंदर क्या कार्रवाई की जाती है ये अभी आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर जिस तरीके से एएमआई की तरफ से बात करें तो वहां उनकी तरफ से जरूर विरोध किया जा रहा है और इसके कहीं ना कहीं नवीन जिंदल के और निपुण शर्मा के खिलाफ जरूर सख्ती से कार्रवाई करने की बात की जा रही है। मगर देखना होगा क्या दिल्ली पुलिस के द्वारा कितनी बड़ी सख्ती की जाती है या फिर कार्रवाई की जाती है, उनको सजा की क्या दी जाती है, ये तो कोर्ट के ऊपर निर्धारित करता है और कोर्ट क्या फैसला लेगा ये आने वाला समय ही देखने को मिलेगा। जी राजीव, जिस तरीके से अगर बात की जाए गिरफ्तारी की, तो अभी आपने कहा कि 30 लोगों की इस पूरे मामले में, जिस तरीके से कल प्रदर्शन हुआ तो इस पूरे मामले में 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो राजीव, क्या क्या इनके खिलाफ एक्शन लिए गए हैं और जिस तरीके से अगर बात की जाए, एक्शन की बात की जाए और इसके बाद जो ये 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इसमें किसी, जिस तरीके से एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं का इसमें शामिल होना पाया गया, क्या इसके अलावा किसी और पार्टी के भी कार्यकर्ताओं का इसमें शामिल होना पाया गया है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जो 300 लोग जो बाहर आए थे, यानी 1500 लोग जो जुम्मे की नमाज पढ़ रहे थे और उसके बाद में 300 लोग जो बाहर आए थे, यानी कि जब नमाज खत्म होती है तो बाहर आने का जो रास्ता होता है वो दिल्ली के जामा मस्जिद पर अलग अलग रास्ते हैं। तो उनमें से जैसे 1 नंबर गेट की तरफ से लोग बाहर निकलने लगे तो कल लगभग कह सकते हैं कुछ लोगों ने नारेबाजी लगाने लगी। तो और कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जो नारेबाजी की गई उससे कहीं ना कहीं जो जामा मस्जिद के इमाम थे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम उनके समर्थन में नहीं थे, हमें नहीं पता वो कौन लोग थे। मगर ये जरूर पता था कि प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा और इसी को लेकर पहले भी उन्होंने समर्थन देने से बिल्कुल मना कर दिया गया था। मगर जिन 30 लोगों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया, यानी कि डीसीपी जो श्वेता चौहान है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हमने 30 लोगों को जरूर अरेस्ट किया है, कोर्ट के अंदर भी पेश किया गया है। उन 30 लोगों को 3 दिन की रिमांड पर भी भेजा गया है। मगर एएमआई की तरफ से जरूर कहा गया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कि ये एएमआई की तरफ से प्रदर्शन करने वाले लोग थे। मगर अभी तक और पार्टियों के समर्थन है या नहीं है ये दिल्ली पुलिस की 3 दिन की रिमांड के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। दिल्ली पुलिस जो रिमांड के बाद कोर्ट के अंदर जो सबूत पेश करेगी वो किस तरीके के होंगे ये दिल्ली पुलिस के हाथ में लगता है अभी। मगर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जरूर एक्शन लिया गया था। मगर यही स्थिति पूरे देश के अंदर देखने को मिली थी और लगातार कहीं ना कहीं जुम्मे की नमाज के बाद कहीं ना कहीं प्रदर्शन पूरे देश के अंदर देखने को मिले थे। जी अगर बात की जाए जिस तरीके से कल इतने बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन हुआ है, तो इसे लेकर अब जो वहां पर दिल्ली सरकार है उसके द्वारा सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि अगर इस तरीके से कहीं पर भी ये प्रदर्शन हो जा रहे हैं, देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान पर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इसे लेकर दिल्ली सरकार द्वारा सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं राजीव? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस समय दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें या फिर और राज्यों के अंदर जुम्मे की नमाज के बाद में जब प्रदर्शन देखने को मिले तो उससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जरूर नींद उड़ती हुई नजर आई। और यहाँ तक दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस जिस तरीके से एक्शन में आई और एक्शन के आने के बाद में लगभग 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, कोर्ट के अंदर पेश भी किया गया, यहाँ तक कि 3 दिन का रिमांड भी उनको मिल चुका है। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से अभी कोई बड़ा बयान नहीं आया है और ना ही सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई भी बयान दिया। मगर दिल्ली पुलिस जरूर दिल्ली के जामा मस्जिद को बिल्कुल छावनी के तौर पर बना दिया गया है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें या फिर और मस्जिदों की बात करें वहां पर इस तरीके के प्रदर्शन के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है। और दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें तो यहाँ पर पुलिस गश्त जो है और बीएसएफ की जवान या फिर सीआरपीएफ के जवान जो है वो लगा दिया गया है ताकि किसी को भी यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। अगर व्यक्ति अगर आता भी है तो अपनी नमाज पढ़कर अपने घर चला जाए, या कि यहाँ पर रुकने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और खासतौर पर बात करें दिल्ली पुलिस की, दिल्ली पुलिस जो है वो बिल्कुल सतर्क होती हुई नजर आ रही है। और देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर लेकर कहीं ना कहीं इस तरीके के बयानबाजी और मिलते हैं या नहीं मिलते, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। मतलब दिल्ली पुलिस जरूर सतर्क होती हुई नजर आ रही है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए, अब यूपी की बात कर लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी से निलंबित की जा चुकी नुपुर शर्मा के बयान को लेकर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जमकर बवाल हुआ। आपको बता दें कि यूपी के प्रयागराज, सहारनपुर, हाथरस से प्रदर्शन और हिंसा की खबरें जो है सामने आई। वहीं कल हुई हिंसा पर योगी सरकार सख्त हो गई और सीएम योगी ने उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब तक उत्तर प्रदेश में 109 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और अब तक आपको बता दें कि हिंसा की जो खबरें आई हैं उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की है और बैठक में ताजा हालात की समीक्षा भी की गई। सीएम योगी के निर्देश उन्होंने दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों को कड़ा सबक यहाँ पर सिखाया जाएगा। और इस बीच प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सहारनपुर में 38,
हाथरस में 24, अंबेडकर नगर में 23 और प्रयागराज में 15, मुरादाबाद में 7 और फिरोजाबाद में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सहारनपुर में एसएसपी ने बताया कि बवाल को लेकर पुलिस ने 38 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है और शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रयागराज और हाथरस से लेकर मुरादाबाद तक प्रदर्शन हुए और इस दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस सख्त रही और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लाठीचार्ज करना भी पुलिस को पड़ा और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। आपको बता दें कि उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ दिया। सबसे ज्यादा हिंसा की खबर प्रयागराज से सामने आई। प्रयागराज में उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव के साथ जमकर बवाल काटा। फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रण में है। वहीं कल की घटना पर यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी हुई है। जिन लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है उन पर पुलिस सख्ती से जो है कार्रवाई करेगी। इन लोगों पर एफआईआर दर्ज करके गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन और पुलिस जो है सतर्क है। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद पर जो है विवादित बयान देकर नुपुर शर्मा पर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, तो वहीं अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी लगातार आपको बता दें कि प्रदर्शन जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ किया जा रहा है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अगर बात की जाए कल जिस तरीके से नुपुर शर्मा के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, यूपी की जगह जगह शहरों से प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई, तो इसे लेकर जो योगी सरकार है उसकी तरफ से क्या बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है? देखिए, बिल्कुल निशा, पैगंबर साहब के बयान, उनके ऊपर बयान देने के बाद जिस तरह से कानपुर हिंसा हुई और कानपुर हिंसा के बाद लगातार कल जुमे के दिन फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें सहारनपुर, हाथरस, प्रयागराज समेत कई जिले थे जिसमें कहीं न कहीं हिंसा हुई। और कहा जा सकता है कि बड़ी हिंसा के तौर पर प्रयागराज में और देवबंद और सहारनपुर में कहीं न कहीं हिंसा हुई, और जिसको देखते हुए यूपी में परिषद जो होता है उसमें हिंसा के सामने आई है। वही आज हुई हिंसा में योगी सरकार ने कल देर रात हाई लेवल बैठक की थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और साफ ये बात निर्देश दिया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चिन्हित किया जाए उन लोगों को जो इस तरह का उपद्रव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हिंसा में शामिल थे, उनको कहीं ना कहीं बख्शा नहीं जाए। उनको चिन्हित कर उनकी फुटेज निकाल कर उन पर कार्रवाई करने का काम किया। लगभग 109 लोगों को कल देर रात अरेस्ट किया गया है, लगभग जिनकी फोटो चिन्हित करके उनको वीडियोस में इनको चिन्हित करके उनको अरेस्ट किया गया है। और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी सभी अधिकारियों की, पुलिस अधिकारी की, जिला अधिकारियों की, और साथ में कहा सकता है और सीएम ने निर्देश दिए कि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और कहा है ना, जो साफ तौर पे जो इस हिंसा में शामिल थे उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बात की जाए तो उसमें 38 हाथरस से, 24 अंबेडकर नगर से, 23 प्रयागराज से, 15 मुरादाबाद से और 7 फिरोजाबाद से, तो वहीं अन्य 2 लोगों को और गिरफ्तार किया है। टोटल की बात की जाए तो लगभग 138 लोग हैं, जिनको 109 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो जिस तरह का उपद्रव हुआ नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर, हालांकि पार्टी पहले ही एक्शन ले चुकी है। नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है, लेकिन कल जिस तरह से दिल्ली से लेकर सहारनपुर, हाथरस, देवबंद, इन जिलों में राज्य और उत्तर प्रदेश के जिलों में जिस तरह हिंसा हुई, उस पर कहीं ना कहीं
उत्तर प्रदेश सरकार काफी सख्त है। जितेंद्र, जिस तरीके से अगर बात की जाए सुरक्षा की व्यवस्था पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कानपुर हिंसा हुई थी उसके बाद लगातार ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है, प्रशासन है, पुलिस है, ये सभी हाई अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। लेकिन हाई अलर्ट पर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इतने प्रदर्शन जगह जगह से, यूपी के तमाम शहरों से ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं, इतने बड़े प्रदर्शन हो जाते हैं। तो इससे तो सीधा है, सीधे तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था उस पर सवाल उठता है। जितेंद्र, देखिए निशा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसको पुलिस का और इंटेलिजेंस का फेल्योर कहा जा सकता है। और आशंका भी नहीं हुई कि इस तरह का हिंसा हो सकती, इस तरह का बवाल हो सकता था। और हालांकि कानपुर हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया, सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट पर रखा गया, लेकिन पुलिस की नाकामी जरूर कहा जा सकती है, इंटेलिजेंस की नाकामी जरूर कही जा सकती है, क्योंकि इस तरह की हिंसा अंदर ही अंदर पनप रही थी। और कानपुर हिंसा के बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, कल जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई, वो कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और इस तरह की हिंसा की सरकार को आशंका थी, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों के साथ बैठक करके अधिकारियों को साथ में समझाने के बाद तरह तरह की सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट पे होने के बावजूद इस तरह की घटना हो जाती है, वो उसका फेल्योर जो कहा जा सकता है कि पुलिस का। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अपनी अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को शुक्रवार को जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सिंगला को पिछले माह भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सिंगला पर सेहत टीम में टेंडर व पेमेंट रिलीज करने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। आपको बता दें कि आरोपी सिंगला का कहना है कि उन पर लगे सभी आरोप जो है निराधार हैं। उधर विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और पत्रकार कमलजीत सिंह, पूर्व मंत्री KOSD चमकौर सिंह को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरप्रीत कौर की अदालत में पेश किया। अदालत ने 3 आरोपियों को 13 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है और विजिलेंस ब्यूरो ने उक्त तीनों के अलावा मामले में नामजद मोहाली वन मंडल अफसर गुरअमनप्रीत सिंह को भी अदालत में पेश कर 14 जून को तक उन्हें रिमांड पर हासिल किया। आपको बता दें कि गुरअमनप्रीत को बीते वीरवार को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया था और सरकारी पक्ष ने कोर्ट में कहा था कि साधु सिंह के बैंक खातों और प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ करनी अभी बाकी है। वन मंडल अफसर गुरअमनप्रीत सिंह और साधु सिंह धर्मसोत से आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और बचाव पक्ष में रिमांड का विरोध करते हुए साधु सिंह का मामले में कोई लेना देना इससे नहीं है, उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है और इसलिए रिमांड पर उन्हें ना भेजा जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि साधु सिंह धर्मसोत को उनके साथियों के साथ मंगलवार को विजिलेंस ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो है कल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्हें जिला अदालत में पेश किया गया था, तो उनकी पेशी में क्या कुछ अहम रहा है कल? जी देखिए, अगर हम बात करें तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला की मुसीबतें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। लगातार अगर हम कहें कि जो उनकी रिमांड है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम कहें कि अब उन्हें 24 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लगातार ही
उनकी तरफ से एक स्टैंड लिया गया है कि उनको फंसाया जा रहा है और उनके उनके जरिए पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पर वहीं पर सीधी तरफ से आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही अपना स्टैंड क्लियर रखी है, आम आदमी सरकार शुरू से अपना स्टैंड क्लियर रखी है कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार का छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसी के चलते उन्होंने पहले विजय सिंह को अपने कैबिनेट से बर्खास्त किया, उसके बाद बकायदा एफआईआर कराई और अब लगातार हम कह सकते हैं कि लंबे समय से अगर हम कहें विजय सिंगला न्यायिक हिरासत में और लगातार उनकी चल रही है। अगर इल्जाम की हम बात करें तो उनके ऊपर 1% जितने भी अगर हम कहें सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं स्वास्थ्य रिलेटेड उनको देने के लिए टेंडर्स को देने के लिए 1% की कमीशन मांगी गई थी, जिसके बाद उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 24 तक अगर हम कहें कि उनका न्यायिक हिरासत एक्सटेंड कर दी गई है। और अभी दूसरी तरफ हम बात करें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के ऊपर भी ऐसी कार्रवाई लगातार होती हुई नजर आ रही है। साधु सिंह धर्मसोत के ऊपर पेड़ लगाने के लिए और कटवाने के लिए पैसे लेने का इल्जाम लगाया फॉरेस्ट विभाग के कुछ अधिकारियों को कुछ समय पहले विजिलेंस ने अरेस्ट किया था, तो वहां से उनके ऊपर नाम आया था, जिसके बाद उनको विजिलेंस ने अरेस्ट कर लिया था। अगर सीधे तौर पे कहें कि उनकी तरफ से अरेस्ट करने के बाद 7 तारीख को उन्हें जहां अरेस्ट किया गया तब से लगातार ही वो हिरासत में चल रहे हैं और अब 3 दिन की अगर हम कहें तो और ज्यादा में रिमांड बढ़ा दी गई है। तो लगातार ही हम कह सकते हैं साधु सिंह धर्मसोत की जहां मुश्किलें बढ़ रही हैं तो वहीं विजय सिंगला की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं कि उन्हें एटलीस्ट कोर्ट से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी अमित, जिस तरीके से अगर भ्रष्टाचार पर बात की जाए तो भ्रष्टाचार को लेकर आपको बता दें कि कई मंत्रियों के नाम सामने आए और कई पत्रकार के भी नाम इसमें सामने आए हैं, तो इसे लेकर सीएम भगवंत मान द्वारा क्या क्या एक्शन लिए गए हैं? देखिए मुख्यमंत्री भगवत मान की तरफ से एक चीज स्पष्ट कर दी गई है, चाहे वो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, चाहे उनका अपना मंत्री हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे पूर्व अधिकारी हो, अगर वो भ्रष्टाचार के दोषी हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इसका सीधा क्लियर कट एग्जाम्पल अपने खुद के मंत्री के ऊपर कार्रवाई करते हुए दिया था। वो चाहते तो उनके तो बताया गया कि वो चाहते कि जो शिकायत आई थी सिर्फ उनके पास आई थी और इस शिकायत को वो आराम से दबा सकते थे, पर उन्होंने इसे नहीं दबाया, उन्होंने इसके ऊपर बनती कार्रवाई करवाई। उन्होंने पहले तो विजय सिंगला को अपने कैबिनेट से रिमूव किया, उनको स्वास्थ्य मंत्री थे, देखिए कोई छोटा मोटा औहदा नहीं होता, अगर हमें पंजाब की स्वास्थ्य मंत्री का औहदा एक बहुत बड़ा औहदा है, कैबिनेट रैंक है, उन्हें वहां से बर्खास्त किया और उसके बाद अब खुद एफआईआर भी दर्ज कराई। तो इससे खुद मुख्यमंत्री अपना स्टैंड जरूर बिल्कुल क्लियर कर दे चुके हैं कि जो बनती कार्रवाई होगी दोषियों पे वो हम करवाएंगे। तो उसी के एग्जाम्पल उसी कड़ियां बोल सकते हैं कि साधु सिंह धर्मसोत का नाम भी सामने आया कि विजिलेंस बोर्ड की तरफ से अगर हम कहें कि कुछ दिन पहले फॉरेस्ट अधिकारी पकड़े गए थे जो कुछ इलीगल कार्रवाई करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद जब उनसे पूछताछ की तो उनकी तरफ से सीधे तौर पर नाम लिया गया साधु सिंह धर्मसोत के दौरान, टेन्योर के दौरान वो भी वन मंत्री हैं, तो उनके दौरान भी जब पेड़ काटे गए या पेड़ लगवाए गए तो उन पेड़ों के लिए उनसे उन्होंने पैसे मांगे थे, टेंडर्स के लिए पैसे मांगे थे, प्रति पेड़ 500 रुपए पर पेड़ काटने के सीधे तौर पर उनकी तरफ से पैसा मांगा गया था। तो इसके ऊपर भी अगर उनके विजिलेंस ब्यूरो ने कार्रवाई की थी 7 तारीख को, विजिलेंस ने सुबह 3 बजे, जी हाँ सुबह 3 बजे गिरफ्तार कर लिया गया था, यहाँ लिया है तो उसके कोर्ट ने उन्हें उस वक्त अगर हम कहेंगे 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, उसका अब ये 3 दिन की रिमांड में भेजा था, उसको अब 3 दिन और बढ़ा दिया। तो अब हम कह सकते हैं 13 तारीख तक उनकी रिमांड एक्सटेंड कर दी गई। अब ये देखना होगा जहाँ पे साधु सिंह धर्मसोत के वकील की तरफ से बार बार ये बात की जा रही है कि उन्हें जानबूझ के फंसाया जा रहा है, उनका एक्चुअल में से कोई लेना देना नहीं है। और खुद साधु सिंह धर्मसोत भी ये कहते नजर आए कि वो बेकसूर है, उन्हें जान के फंसाया जा रहा है कि ध्यान डाइवर्ट हो सके और पंजाब के असली मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उनको जानबूझकर झूठे मसलों में फंसाया जा रहा है ताकि पंजाब सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सके। ये उनकी तरफ से बार बार एलिगेशन लगाए गए, पर ऑफकोर्स छानबीन शुरू हो चुकी है, जो बनती कार्रवाई होगी, जो कार्रवाई बनती है वो खुद कोर्ट और पुलिस दोनों करेंगे और जो गुनहगार है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिस तरीके से अमित लगातार पंजाब में जो है भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तो पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सीएम जो भगवंत मान है उनके द्वारा अगला स्टेप क्या होगा? देखिए भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए अगर हम कहें कि सीधे बड़े एग्जांपल ऑलरेडी सेट कर चुके हैं, अगर हम कहें कि एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी की जा चुकी है जिसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें लगातार ही 1000 के करीब से 1000 से 5000 के करीब शिकायतें आती हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो एक सीधा मेजर स्टेप तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए उठाना शुरू कर चुके हैं। उसके बकायदा एग्जाम्पल भी सेट कर चुके हैं कि देखिए बड़े अधिकारियों पे जब कार्रवाई होती है तब निचले अधिकारी जो बिल्कुल छोटे अधिकारी उनको भी मैसेज चला जाता है कि अगर हमने बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई की है तो आपके ऊपर भी पक्का कार्रवाई होगी। अगर आपके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई भी मामला आता है या आपके ऊपर कोई भी इल्जाम लगता है या हमें कोई भी सबूत मिलता है तो आपके ऊपर बनती कार्रवाई की जाएगी। तो टॉप डाउन अप्रोच से तौर पर कह सकते हैं मान सरकार चलती नजर आ रही है कि सबसे निचले से नहीं
सबसे ऊपर बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो सबसे ऊपर या सबसे हाई पोस्ट पे, उनसे कार्रवाई शुरू की है, ताकि जो सबसे नीचे हैं वो खुद भ्रष्टाचार छोड़ दे, नहीं तो जो बनती कार्रवाई उसके लिए तैयार है। अगर बात की जाए पहली सरकार की और अब जो वर्तमान में जो सरकार है सीएम भगवंत मान की, तो इसमें अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो कितना अंतर देखने को मिला है दोनों सरकारों में? हाँ देखिए, अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो इसमें कई फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं, खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार ये बात कहते रहे हैं कि उनके टाइम में भी कई मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किए थे, उनके बाकायदा फाइल है। वो ये चीज बोलते हुए भी नजर आए हैं कि वो फाइल सबमिट भी करेंगे, पर वो फाइल कब सबमिट करेंगे ये अलग बात है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री भगवत मान ये चीज कह चुके हैं कि अगर उनके पास कोई भी फाइल है तो उन्हें दें, और उसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो आम आदमी पार्टी करेगी। पर कैप्टन सिंह अपने मुख्यमंत्री टेन्योर के दौरान उनके पास कई फाइलें थी, पर उन्होंने पार्टी इंटरनल पार्टी स्टेबिलिटी के चलते उन्होंने वो फाइलें नहीं की, जो उनको बस में था, जो कार्रवाई थी उन्होंने उस टाइम नहीं की। तो एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के टेन्योर के दौरान या फिर उनके टेन्योर के दौरान वो कार्रवाई नहीं हो पाई जो किसी भी अपेक्षित मुख्यमंत्री से की जा सकती है, कि जो सख्त कदम मुख्यमंत्री उठाने चाहिए थे वो उठा सकते थे पर नहीं उठाए गए, तो उन सब चीजों को देखते अगर हम कहें तो वही मान सरकार काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार के कोई भी, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो चाहे छोटे से छोटा अधिकारी हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके ऊपर बनती कार्रवाई की जा रही है और किसी को बख्शा नहीं जा रहा। तो एक क्लियर कट अगर हम कहें कि डिवीजन हम देख सकते हैं, जहां एक तरफ दूसरी सरकार लगातार फाइलें रोकने में, माहौल पीसफुल बनाए रखने में नजर आए थे, तो वही दूसरी तरफ मान सरकार शुरू से ही भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, चाहे इसके लिए अपने कैबिनेट मंत्री तक को क्यों ना हटाना हुआ, उसको तक हटाने के लिए वो रेडी है और लगातार ही इसको लेके वो काम कर रहे हैं। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए, एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शुक्रवार को मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के बारे में गलत टिप्पणी के मामले में निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और उनके पूर्व सहयोगी नवीन जिंदल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे। और आपको बता दें कि औरंगाबाद में संभागीय आयुक्त कार्यालय के समीप दिल्ली गेट इलाके में ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि उन लोगों को दंडित करने के लिए एक कानून बनाने की जरूरत है जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। हम संभागीय आयुक्त कार्यालय के माध्यम से इसके लिए मांग उठाएंगे। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस कानून के बारे में संसद में अपनी आवाज उठाएंगे। और जलील ने कहा कि हम पूरी ताकत से इस मुद्दे पर संघर्ष करेंगे। आज सरकार ने कतर और कुवैत की ताकत देखी है। AIMIM नेता ने प्रदर्शन में पहुंचे लोगों से शांतिपूर्वक अपने घर लौटने की अपील की। जलील और पुलिस आयुक्त निखिल गुप्ता जिलाधिकारी कार्यालय तक गए और लोगों से घर लौटने की अपील की। इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है, इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है। यकीनन लोगों के अंदर गुस्सा है। हम भी ये मांगनी करते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए करके, वरना अगर उसे आसानी से छोड़ दिया गया तो उसका कोई अंत ही नहीं रहेगा। हम तो ये कह रहे हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक गुरु, किसी भी हमारे नबी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ऐसा कानून लाया जाए कि उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हो रही है, इस वजह से सिर्फ पार्टी से निकालना ये कार्रवाई है। आज पूरी दुनिया क्या संतुष्ट है इस बात से कि नहीं उसको पार्टी से निकाल दिया गया है करके? आपने कार्रवाई करना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए कि हम इस तरह की घटना जो भी करेगा, इस तरह के बयानात कोई भी देगा, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। कानून अपना काम करेगा। सर, याची कल्पना तुम्हाला होती का? हाँ, जमावपुढे बोलवला होता। देखिए, ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ था कि आज जुम्मे के बाद बहुत सारे संगठन जो है उन्होंने भी ये किया था कि आज डिवीजन कमिश्नर ऑफिस के सामने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाने वाला है। हमारा यही है कि जिस किसी ने भी ऑर्गेनाइज किया था उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए था, समझ होनी चाहिए थी कि वहाँ पर माइक का भी इंतज़ाम नहीं था बराबर से। वो क्यों नहीं था
क्या पुलिस ने परमिशन दी थी नहीं दी, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इतनी बड़ी भीड़ को अगर हमें कंट्रोल करना है तो वहाँ पर कोई माइक ही नहीं कि जिसके ज़रिए हम लोगों से बात कर सकें, लोगों को ये मैसेज पहुँचा सकें। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कोई कोताही हुई है तो हम उनके खिलाफ भी है तो सख्त से सख्त तो कार्रवाई करने की मांग करेंगे, क्योंकि हम अपने शहर का माहौल किसी भी हालत के अंदर और जिस मुद्दे के ऊपर हम जमा हुए हैं, जिस मज़हब का ताल्लुक अमन और शांति से है, उसका आड़ में अगर कोई शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा तो वो कोई भी हो। मैंने अभी पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा है कि आपके वीडियो के अंदर आप देखिएगा, मैं खुद पहचानता हूँ कई सारे ऐसे नौजवान थे जो ये गोलियां खा के, बटन प्लेयर जिन्हें कहते हैं, नशे का कारोबार करने वाले, नशा करने वाले, वहाँ पर जो आए थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि वो कौन लड़के थे जो ये शरारत कर रहे थे, उन्हें आइडेंटिफाई करवा के देने की जिम्मेदारी ये नौजवानों की और पूरे शहर की है। क्योंकि कुछ लोगों की वजह से, मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर शहर का अगर ऐसा माहौल ख़राब होता है तो आप सोचिए पूरे शहर की बदनामी होती है, मज़हब की बदनामी होती है। आज देश के अलग अलग प्रांतों में और महाराष्ट्र में भी मुस्लिम समाज के तरफ से एक आंदोलन किया गया और जिसकी वजह है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो कुछ गलत स्टेटमेंट्स बीजेपी के प्रवक्ता ने दिए, तो उसको लेके निषेध करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी ने ये आंदोलन किए। लेकिन मैं ये महाराष्ट्र को बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में सब जगह परिस्थिति अभी पूरी कंट्रोल में है, शांत है और शांति बनाए रखने के लिए और परिस्थिति नियंत्रण में रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए सभी ने मदद करनी चाहिए। सभी धर्म और जाति के लोगों ने मदद करनी चाहिए। पुलिस को क्या निर्देश दिए गए हैं सर? नहीं, पुलिस को निर्देश देने की ज़रूरत नहीं होती है। पुलिस को तो ये मालूम होता है कि कौन सी स्थिति में क्या करना। सारे महाराष्ट्र में कल रात को ही अलर्ट दिया गया था और उसके हिसाब से पुलिस ने एक प्रॉपर बंदोबस्त करके परिस्थिति कंट्रोल करी। क्या हर जगह ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे? महाराष्ट्र में तो हर जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन थे। महाराष्ट्र के बाहर कुछ जगह कुछ गलत इंसिडेंट हुए। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जो हैं जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद महाराष्ट्र में जो है काफी प्रदर्शन देखने को मिला है और उसके बाद उन्हें फांसी देने की मांग भी यहां पर उठी है, तो इस पूरी कड़ी में अब महाराष्ट्र में इस समय कैसा माहौल बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की थी, उसको लेकर कहीं न कहीं महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में, खासकर मुस्लिम कंट्री है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है और नुपुर शर्मा का भी विरोध कर रही है। सीधे तौर पर लोगों की यह मांग है कि भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद उन्हें जो निलंबित कर दिया है, सिर्फ निलंबित करना बराबर नहीं है। नुपुर शर्मा के खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए। इस बीच उन्होंने कहा है कि उनके पैगंबर के बारे में, उनके धर्म के बारे में इस तरह से अगर कोई भी बातें करता है तो उसके खिलाफ कड़े कानून बनने चाहिए जिससे बोलने वाले की बोलती बंद हो जाए। अब ऐसे में एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने सीधे तौर पर नुपुर शर्मा को फांसी देने की भारतीय जनता पार्टी से मांग की है और ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नुपुर शर्मा को निलंबित किया है, यह बराबर नहीं है। इससे मुस्लिम समुदाय संतुष्ट नहीं है। ऐसे में जब तक उन्हें फांसी नहीं दी जाती है या फिर ऐसे कानून नहीं बनाए जाते हैं जिससे कोई भी नेता किसी भी धर्म में या पैगंबर के बारे में बोलता है तो उसके लिए कड़े कानून होना चाहिए, तब तक वह शांत नहीं बैठेंगे। हालांकि इस विवाद को लेकर महाराष्ट्र में कई जगह पर कल आंदोलन किया गया, तोड़फोड़ भी की गई, सरकारी संपत्तियों का नुकसान भी किया गया। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने कहा है कि महाराष्ट्र की स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों को एहतियातन 2 दिन पहले ही बोल दिया गया था कि इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो उसे शांतिपूर्वक निपटे, किसी के साथ हमला न करे, किसी के ऊपर हमलावर न हो। इस तरह की व्यवस्था जो है ऑलरेडी
महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कर रखी। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से अगर बात की जाए, कल इतने बड़े स्तर पर यहाँ पर प्रदर्शन हुआ देश के कोनों कोनों से, आपने देखा होगा कि तमाम ऐसी खबरें आई कि प्रदर्शन नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद हुआ है। तो इसी कड़ी में अब सवाल जो है ये उठता है कि अभी तक जो महाराष्ट्र में जिन्होंने ये प्रदर्शन किया है, कितने लोगों की पहचान इसमें कर ली गई है और कितने लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है? देखिए, महाराष्ट्र के जिस जिले में यह आंदोलन किया गया है उस जिले के एसपी और कलेक्टर को आदेश किया गया है कि आप उन्हें सीसीटीवी के जरिए चिन्हित कीजिए। हालांकि कई जिलों में सिर्फ शांतिपूर्वक आंदोलन किया गया है, लेकिन कई जिलों में तोड़फोड़ भी की गई है। तो जिन जिलों में तोड़फोड़ की गई है वहां के कलेक्टर को आदेश किया गया है कि आप चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करें। हालांकि एमआईएम के नेता भी यह बात मानते हैं कि जिन्होंने सरकारी संपत्ति की नुकसान किया है उनसे भरपाई होना चाहिए, क्योंकि हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक था। हमारा आंदोलन नुपुर शर्मा के खिलाफ मांग रखने के लिए की गई थी और यह मांग जो है व्हाट्सएप के जरिए पहले 2 दिन पहले ही तय किया गया था कि किस स्थिति में हम लोगों को आंदोलन करना है। अगर उसे किसी ने भड़काने की कोशिश की, चाहे वो किसी पार्टी का हो या किसी धर्म का हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अगर एमआईएम पार्टी को भी यह जानकारी मिलती है कि कुछ लोग इस तरह करते हैं तो वह महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की मदद करेगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के। तो फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। चुनावी साल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान हिमाचल के एजुकेशन हब कहे जाने वाले हमीरपुर जिला में शनिवार यानी आज आने वाले हैं। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय हमीरपुर में एक निजी होटल में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान करीब आपको बता दें कि 1 बजे तक यहां पहुंचेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब हिमाचल में खुद कमान संभालने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिले में आम आदमी पार्टी शिक्षा के जरिए दस्तक देने का प्रयास करेगी। आम आदमी पार्टी हमीरपुर के जिला अध्यक्ष धनी राम धीमान ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 11 जून को हमीरपुर के टाउन हॉल में जनता से सीधा संवाद करेंगे और चुनावी साल में हिमाचल में बड़ी रैलियां न करके पार्टी अब इंडोर टाउन हॉल कार्यक्रम के माध्यम से जनता से सीधा संवाद करेगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी जुड़ चुकी हैं। टीना ठाकुर जी, जिस तरीके से आज सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज हिमाचल दौरे पर रहने वाले हैं, तो इस पूरे दौरे में क्या कुछ आज अहम रहने वाला है? देखिए, जो भगवंत मान और राष्ट्रीय संयोजक है वो आज हिमाचल के हमीरपुर में जो एक शिक्षा संवाद है वो को संबोधित करेंगे और इसमें खास बात यह है कि हमीरपुर को वैसे भी हिमाचल का जो है शिक्षा हब माना जाता है
और इससे पहले जो है मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो शिमला में ऐसा कार्यक्रम कर चुके हैं। तो अभी जो है राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, अगर हम ये कहें कि हिमाचल में तमाम झटकों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए उन्होंने खुद ये जो राजनीतिक कमान है वो संभाल ली है। राजनीतिक क्योंकि आने वाले इलेक्शंस हैं और आने वाले इलेक्शंस के दौर के लिए उन्होंने जो ये राजनीतिक यहाँ की जो कमान है वो खुद अपने हाथों में ले लिया। हालांकि उन्होंने 6 प्रभारी यहाँ पे नियुक्त किया है, लेकिन फिर भी वो खुद चाह रहे हैं कि यहाँ पे हिमाचल में वो अब जो इसके बाद है उनके लगातार दौरे प्रस्तावित हैं। इसके बाद जो है वो बिलासपुर में इस तरह से एक कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद वो है शिमला में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार अब अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, क्योंकि 2 महीने जो झटके उनको लग रहे थे उसमें 2 महीने हिमाचल में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। हिमाचल में लगातार वो एकदम गुपचुप सी हो गई थी पार्टी और कोई सक्रियता यहाँ पे बिल्कुल नहीं नजर आई थी। इसके बाद जो है उप मुख्यमंत्री ने शिमला का दौरा किया था और इसके बाद जो है ये अब ये सबसे बड़ा दौरा है हिमाचल का, जो शिक्षा हब माना जाता है हमीरपुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का ये गढ़ माना जाता है। वहाँ पे जो सेंधमारी की तैयारी अरविंद केजरीवाल आज कर रहे हैं और वहाँ पे वो जाकर शिक्षा संवाद करेंगे, अभिभावकों से मिलेंगे और छात्रों से भी मिलकर जो है हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने के ऊपर जो है संवाद करेंगे। जी सर। टीना जी, जिस तरीके से एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव जो है हिमाचल में इस साल के अंत में हो जाएंगे, तो जनता को लुभाने के लिए अभी जिस तरीके से आज हिमाचल के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, तो जनता को लुभाने के लिए यहाँ पर क्या कोई बड़ी सौगात हिमाचल को आज दे दी जाएगी? जी देखिए, वैसे तो जब सबसे पहला जो दौरा उन्होंने मंडी का किया था, वहाँ से आगाज किया था राजनीतिक अपना हिमाचल के मुख्यमंत्री के गढ़ से, वहाँ से अपना ऐलान यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने किया था, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घोषणा से वो बचे थे। आज भी ये माना जा रहा है कि ऐसी कोई बड़ी घोषणा वो फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो है वो अपनी जो सक्रियता है जो एकदम हिमाचल में माना जा रहा था कि बिल्कुल वो गुम हो गई है पार्टी और हिमाचल में लोग नए जुड़ने बंद हो गए थे और बिल्कुल एक गुमनाम सी एक व्यवस्था सी यहाँ पे दिखने लगी थी आम आदमी पार्टी की। और भी जैसे नई अभी जो पिछले आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले निजम्बो कार्यकारिणी बोल सकते हैं कि 400 लोगों के पदाधिकारियों की कार्यकारिणी हिमाचल में उन्होंने नई तैयार की। तो इस बार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल तो ये माना जा रहा है कि वो एक जो हिमाचल है वहाँ प्रत्येक जो जगह है वहाँ का वो दौरा करेंगे हिमाचल का और हिमाचल की जो व्यवस्थाएं हैं हिमाचल में उसका जो है वो जानकारी लेंगे। और हिमाचल में आप अगर ये अरविंद केजरीवाल की स्ट्रेटेजी देखें तो उनका फिलहाल जो निशाना है वो शिक्षा व्यवस्था पर हिमाचल में रहेगा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर रहेगा, जिनके लिए उनको माना जाता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में ये सुविधाएं बेहतर की है। दिल्ली में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, तो हिमाचल में उनका सबसे पहला यही वो रहने वाला है कि वो हिमाचल में जो ये शिक्षा व्यवस्था है और इसको लेकर अभिभावकों से संवाद वो लगातार करेंगे, बिलासपुर में भी करेंगे, शिमला में भी करेंगे। तो आप देखेंगे कि फिलहाल ऐसी बड़ी घोषणा तो नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से मिलकर वो यहाँ के जो राजनीतिक दल है उनके खिलाफ एक माहौल तैयार करने की जरूर कोशिश करेंगे। टीना जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए सत्येंद्र जैन की, तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं पार्टी की जो छवि है वो धूमिल हो गई। तो उसके बाद अब क्या कहते हैं, जिस तरीके से हिमाचल दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि हिमाचल की जनता का रुझान अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है? जी देखिए, फिलहाल जिस तरह से जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो 15 दिनों के अंदर ही, मतलब अगर आप बोले कि कुछ दिनों के अंदर ही 15,000 से ज्यादा लोगों ने 30,000 तक की संख्या पहुंच गई थी। कुछ ही दिनों में एकदम से लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामना शुरू कर दिया था। बड़े नेता इसकी ओर दौड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही अभी पिछले दिनों सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है और भी बहुत सारी चीजें हुई, जैसे आम आदमी पार्टी का जो पंजाब में सरकार है और वहाँ पंजाब में काफी चीजें हुई और यहाँ पे भी धर्मशाला में खालिस्तान के झंडे लगाए गए। काफी यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो हिमाचल की गाड़ियां पंजाब में एंट्री करने से रोकी गई। उसके बाद जो है थोड़ा सा रुझान जनता का कम हुआ है और जो नेता है, बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी में जाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी अभी फिलहाल रुक से गए हैं। तो माना जा रहा है कि इन्हीं सब चीजों को मतलब जनता को अपने साथ सीधा जोड़ने के लिए, कि जनता के बीच कोई आम आदमी पार्टी का जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कमान खुद संभाली है। और वो हिमाचल में इस तरह से जो राजनीतिक गतिविधियां हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनको वो खुद अपना जो है अपना टाइम यहाँ पे देने वाले हैं। लगातार जो बताया जा रहा है, जो उनके प्रवक्ता है उन्होंने ये बताया था कि हमीरपुर के बाद वो लगातार हिमाचल के दौरों पे रहेंगे कुछ दिनों के अंतराल के बाद। और ये सारी जो दौरे उनके रहेंगे वो शिक्षा संवाद वो करेंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र में की बात करेंगे।
तो फिलहाल मतलब वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे और जनता जो अभी फिलहाल जिनका मुंह बंद माना जा रहा है आम आदमी पार्टी से चुका, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। टीना जी, जिस तरीके से आज सीएम केजरीवाल और या यूं कहें कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री आज हिमाचल के हमीरपुर में पहुंचने वाले हैं, तो ये कितने बजे तक यहां पर पहुंचेंगे और कितने बजे तक जो सीएम केजरीवाल है अपना संबोधन देंगे? और जिस तरीके से एक जाहिर तौर पर एक जाहिर सी बात है कि हमेशा आम आदमी पार्टी अपनी शिक्षा के मॉडल को ही लेकर जहां कहीं पर भी जाती है तो अपना शिक्षा का मॉडल जरूर लेकर जाती है, तो आज शिक्षा के मॉडल पर क्या क्या बात यहाँ पर हो सकती है? जी बिल्कुल, जो हमीरपुर में एक निजी होटल है वहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। अभिभावकों को और बच्चों को वहाँ पे बुलाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और जो अरविंद केजरीवाल है उन्हें बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और भगवत मान ठीक 1 बजे के करीब वहाँ पहुंचेंगे और वहाँ के लोगों से मिलेंगे और शिक्षा के ऊपर संवाद करेंगे। जिस तरह से जो मनीष सिसोदिया उन्होंने भी यही शिमला में जो पिछले दिनों कार्यक्रम किया था, उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने बहुत दिल्ली में शिक्षा का जो स्तर है बहुत सुधारा है। हिमाचल में बेशक उनको कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल काफी आगे हैं, लेकिन फिर भी हिमाचल में उन्होंने कहा कि हमने जिस तरह से हमारे लोगों ने यहाँ काम किया, हमारे लोगों की तरफ से हमें जानकारियां दी गई, जनता की तरफ से उन्हें संपर्क किया गया और जनता ने उन्हें बताया कि किस तरह से हिमाचल में काफी ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल है वहाँ पे कई स्कूलों में टीचर्स नहीं है, कईयों में फर्नीचर नहीं है, बहुत सारी समस्याओं से हिमाचल की जो शिक्षा व्यवस्था वो जूझ रही है। तो ऐसे में जो है अरविंद केजरीवाल का माना जा रहा है कि वो दिल्ली की जो अपनी जो शिक्षा का जो उन्होंने वहाँ पे स्तर सुधारा है उसको लेकर यहाँ बात करेंगे और अभिभावकों से सुझाव लेंगे कि हिमाचल में, क्योंकि वो पहले भी कह चुके थे कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहला काम वो शिक्षा का जो स्तर है उसको सुधारने के लिए करेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि हमारा जो आज तक की जो सरकार है हिमाचल में रही, उनका फोकस ये रहा है कि हर कदम पे वो स्कूल खोल दिए जाए, बेशक वहाँ पे सुविधाएं हो ना, टीचर्स हो ना, फर्नीचर होना, लेकिन वो स्कूल खोलने पे उनका जोर रहा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हर कदम पर हम स्कूल खोलें, हमारा लक्ष्य है कि बेशक कुछ दूरी पर स्कूल हो लेकिन जो स्कूल हो वहाँ आसपास के बच्चे पहुँच पाएं और उन बच्चों को सारी सुविधाएं, चाहे वो शिक्षा है चाहे मूलभूत सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं उस स्कूल में मिल पाए। तो ये पहले ही जो अरविंद केजरीवाल है उनकी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो पहले ही यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था पर हिमाचल की जो सरकार है और पहले की जो सरकारें रही हैं उन पर पहले ही हमला बोल चुकी हैं और वो पहले ही कह चुके हैं कि हिमाचल को अपनी पीठ थपथपाने की ज्यादा जरूरत नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे अगर राजधानी के आसपास की बात की जाए तो बहुत से स्कूल हैं जिनकी बहुत ही खस्ता हालत है। जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। उत्तराखंड खाद्य विभाग जल्द ही नई योजना का आरंभ करने जा रहा है। आपको बता दें कि इसके तहत एटीएम की तर्ज पर उत्तराखंड में राशन कार्ड धारक फायदा ले सकेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि फूड ग्रेन एटीएम का आरंभ करने की तैयारी की जा रही है, जिससे बड़ी ही सरलता से राशन कार्ड धारक अनाज को ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की शुरुआत ओडिशा और हरियाणा जैसे प्रदेशों में हो चुकी है। अब उत्तराखंड राज्य भी फूड ग्रेन एटीएम का आरंभ इसमें होने जा रहा है और आपको बता दें कि खाद्य आपूर्ति विभाग इस योजना को पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ करने की योजना तैयार कर रहा है। इसके लिए एटीएम कार्ड के तर्ज पर राशन कार्ड बनाया जाएगा। जिस प्रकार आवश्यकता के समय हम बैंकों के एटीएम से रुपया निकालते हैं, ठीक वैसे ही उत्तराखंड में इस मशीन से भी अनाज आप ले सकेंगे।
आपको बता दें कि खाद्य मंत्री ने कहा कि विश्व खाद्य योजना के तहत प्रदेश में फूड ग्रेन एटीएम आरंभ हो रहा है और इस बाबत में अनुमति भी प्राप्त हो चुकी है। और आपको बता दें कि वर्तमान में फूड ग्रेन एटीएम की योजना केवल ओडिशा और हरियाणा प्रदेश में चल रही है, लेकिन इस योजना को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का तीसरा प्रदेश होगा। आपको बता दें कि मंत्री ने बताया कि इस पर भी एटीएम मशीन की भांति स्क्रीन होगी और इस सिस्टम में खाद्य विभाग एक कोशिश करने जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कि हम कुछ ऐसे क्षेत्रों का चयन करते हुए जिस प्रकार से एटीएम कार्ड डालने से हमारे एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉल होते हैं, ठीक उसी तर्ज पे जो है राशन का भी या खाद्यान्न का भी एटीएम कार्ड बनेगा और उस कार्ड को डालने से उसको जो राशन है उसी अपने एटीएम मशीन के माध्यम से उसे प्राप्त होगा। इससे एक तो हमें ये लाभ मिलेगा कि तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं। अस्करी, जिस तरीके से खाद्य विभाग द्वारा एक योजना जो है शुरू की जा रही है, तो ये योजना कब तक लोगों को मिल जाएगी, एक बार विस्तृत जानकारी इसकी दीजिए। देखिए, बिल्कुल विश्व खाद्य योजना के तहत प्रदेश में फूड ग्रेन एटीएम आरंभ होने जा रहा है। यानी जिस तरह से हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, अब आने वाले वक्त में तमाम जो भी है वो एटीएम से अनाज निकाल सकेंगे। इसकी शुरुआत जिस तरह से जानकारी दी है खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जून के आखिरी दिन तक, मतलब जो आखिरी जो तारीख है जून की, तब तक इसकी शुरुआत मानी जा रही है। और अगर हम बात करें, चूंकि ये योजना ऑलरेडी 2 स्टेट्स में चल रही है, हरियाणा और उड़ीसा, तीसरा प्रदेश होगा उत्तराखंड, जिसमें फूड ग्रेन जो है एटीएम के जरिए निकाला जा सकेगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो है डिजिटलाइज करने के लिए पूरे देश को एक बहुत मेहनत कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसी कड़ी में प्रदेश सरकार भी जो है शाना बशाना आ रही है केंद्र सरकार की। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से फूड ग्रेन सिस्टम जो है वो लागू हो रहा है प्रदेश में एटीएम की तर्ज पर, जिस तरह से हम हमेशा ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन से पैसे निकालते हैं, अब आने वाले वक्त में प्रदेश के तमाम जो कंज्यूमर्स हैं, तमाम जो उपभोक्ता हैं, वो अनाज निकाल सकेंगे। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अच्छा कदम है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है लंबी लंबी कतारें होती हैं राशन की दुकानों पर और बहुत दिक्कत होती है, कई बारी जो है लौटना पड़ता है तमाम जो कार्ड धारक हैं उनको। लेकिन अब चूंकि ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन जो है वो काम करेंगी इसको लेकर के, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के तमाम जो उपभोक्ता हैं, जो कार्ड धारक हैं, उनको एक बड़ी राहत हमारे से साथ मिलने जुड़ने वाली के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।